Hello, good evening, dear English learners, and welcome back to my YouTube channel English for Success. आपका बहुत बहुत स्वागत है. And today we are going to discuss the common errors based on verbs. आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कॉमन एरर्स के कुछ क्वेश्चंस को जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं, एंड साथ ही साथ जो मैंने अपने प्रीवियस सेशंस में मैंने जो वर्ब एक्सप्लेन किया था उसी पर आधारित है, क्योंकि मैंने ये बेस्ड ऑन वर्ब्स लिया है. तो यहाँ पे इस जो 7 क्वेश्चंस मैं इस सेशन में केवल 7 क्वेश्चन ही ले पाया हूँ. ओके, एंड इस सारे 7 क्वेश्चंस पे हम लोग जो एरर डिटेक्ट करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, वो किस पर आधारित होंगे? वर्ब्स पे. ओके, साथ ही साथ मैं उन लर्नर्स को और स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करना चाहूंगा कि जो मेरे साथ नए जुड़ रहे हैं या मेरे वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं, वो कृपया जाएं मेरे वॉच लिस्ट में. सारे जो वीडियोस हैं अवेलेबल हैं, वर्ब्स के, एडजेक्टिव्स के, डिटरमिनर्स के और भी बहुत सारे पार्ट्स जो ग्रामर के हैं मैंने वहां पे सारे एक्सप्लेन करके रखे हैं. आप जाइए, उसे वॉच कीजिए और उसके बाद फिर से इस सेशन को देखिए, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. ओके, सो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट क्वेश्चन, द क्रिकेटर्स डिड नॉट केम आउट victorious, yet they were not disappointed, rather satisfied because they had played well. और जो पांचवा है वो हमारा है नो एरर्स. चूंकि मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि इस सारे में जो है वर्ब्स के प्रॉब्लम है, तो नो एरर्स को आप पहले ही भूल जाइए. ओके, चलिए देखते हैं यहाँ पे एरर्स किस में है. तो सेंटेंस क्या है? द क्रिकेटर्स डिड नॉट केम आउट. आई होप कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है काफी आसान है, आपने तुरंत डिटेक्ट कर लिया होगा कि फाइंड आउट कर लिया होगा कि एरर कहाँ पे है. चलिए पहले इसके वर्ड क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, फिर इसके एरर को भी हम लोग फाइंड आउट करेंगे. द क्रिकेटर्स, ये हमारा सब्जेक्ट है और ये प्लूरल सब्जेक्ट है, ध्यान रखिएगा. क्रिकेटर्स की यूज की जा रही है. डिड यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है और नॉट यहाँ पे एडवर्ब ऑफ नेगेशन है. डिड का यूज कब हम लोग करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट में. सब्जेक्ट क्या होता है? स्ट्रक्चर का सब्जेक्ट, वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट. और जब हम असर्टिव सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करते हैं तब हम लोग क्या है? डिड नॉट का यूज करते हैं. और V2 जो है अपने V1 में चेंज हो जाता है. ठीक है, दैट इज द रूल. स्ट्रक्चर ये है. तो आप देख सकते हैं डिड नॉट केम. केम जो है ये स्टिल V2 का पार्ट है, केम आउट. ठीक है, एक फ्रेजल वर्ब की तरह यूज किया जा रहा है. ठीक है, V2 जो कि यहाँ पे हमारा एरर है, यानी कि एरर हमारे कौन से पार्ट वाले में है? यानी कि नंबर 1 में. ये वाला पार्ट हमारा क्या है? एरर है इसमें, नंबर 1 में. चूंकि क्यों? अभी स्ट्रक्चर के अनुसार देखते हैं. द क्रिकेटर डिड नॉट कम. चूंकि डिड का यूज यहाँ पे हो चुका है एज ऑक्सिलरी वर्ब, तो केम के जगह पे क्या आना चाहिए था? कम. यहाँ पे ऑप्शन क्या होना चाहिए था? कम. तब ये सही होता, क्योंकि ग्रामेटिकल रूल के अनुसार अकॉर्डिंग टू टेंस, पास्ट इंडेफिनिट में जब हम लोग असर्टिव सेंटेंस में या डिक्लेरेटिव सेंटेंस में V2 का यूज करते हैं, लेकिन जब हम नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करते हैं तब वो डिड नॉट प्लस V1 का यूज करते हैं, क्योंकि एक ही सेंटेंस में दो सेम क्लास के फॉर्म के वर्ब नहीं हो सकते, क्लास के वर्ब नहीं हो सकते. कहने का मतलब V4 नहीं हो सकता, V3 नहीं हो सकते, V2 नहीं हो सकते. ओके, V5 नहीं हो सकते. हाँ, एक्सेप्शंस में आप V1 का यूज करते हैं, जबकि 2 बार यूज होते हैं. चूंकि डू नॉट के बाद हम लोग क्या है? V1 का भी यूज कर लेते हैं. दैट इज द एक्सेप्शन ऑफ द ग्रामर. कहीं कहीं एक्सेप्शंस देखने को मिलते हैं, तो मेरे इस बात को ध्यान रखिएगा. ओके, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था? केम की जगह पे कम, जो कि हमारा एरर इस वाले पार्ट में. हालांकि हम लोग आगे और देखेंगे. विक्टोरियस यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव है. विक्टोरियस के यहाँ पे वर्ड क्लास का एडजेक्टिव है. येट यहाँ पे क्या है? एज अ कन्वेंशन यूज हुआ है. येट को आप कह सकते हैं हाउएवर. मैंने इसको पहले भी एक्सप्लेन किया है. हाउएवर, नेवरदलेस. ठीक है, इस तरीके से यूज कर सकते हैं. येट जो है कॉन्ट्रास्ट को शो करता है, राइट? येट जो है कॉन्ट्रास्ट को शो करता है. चलिए फिलहाल आगे देख लेते हैं. दे, यहाँ पे फिर से एक अलग सब्जेक्ट, क्योंकि ये 2 क्लाउजेस है यहाँ पे. ठीक है, ये इंडिपेंडेंट क्लाउज है और येट के बाद जो सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है दैट इज डिपेंडेंट क्लाउज.
दे वर्ब, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है तो यहाँ पे वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा, यानी कि वर्ब यहाँ पे क्या है, एज अ कह सकते हैं लिंकिंग वर्ब है, नॉट यहाँ पे क्या है, एज एडवर्ब यूज हुआ है, एडवर्ब ऑफ नेगेशन। डिसअपॉइंटेड, दे वर नॉट डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड यहाँ पे एडजेक्टिव है, ठीक है, डिसअपॉइंटेड यहाँ पे एडजेक्टिव, आप इसको V3 नहीं समझिएगा, पास्ट पार्टिसिपल नहीं है यहाँ पे, ये डिसअपॉइंटेड है। रादर, हाँ रादर यहाँ पे क्या है देख लेते हैं, रादर का यूज यहाँ पे एज एडजेक्टिव की तरह किया गया है, क्योंकि इस सेटिस्फाइड, राइट, ये यहाँ पे एज एडवर्ब यूज हुआ है, माफ कीजिएगा, और ये जो सेटिस्फाइड है यहाँ पे ये एज एडजेक्टिव यूज हुआ है, बिकॉज फिर से कंजंक्शन है, कोरिलेटिव कंजंक्शन, वो फिर से कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है, आप ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पे कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है, बिकॉज यहाँ पे कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है, ठीक है। अब आगे देखिए, फिर से क्या यहाँ पे नया सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, क्लाउड स्टार्ट हो रहा है, से दे फिर से एक सब्जेक्ट है, हैड हेल्पिंग वर्ब है, और प्लेड क्या है, मेन वर्ब है, ये पास्ट परफेक्ट का टेंस, और वेल यहाँ पे क्या है, एक एडवर्ब है। तो इस सीक्वेंस के आधार पर हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि यहाँ पे एरर क्या है। चलिए थोड़ा सा बात करते हैं आज के सेशन में रादर की। रादर जो है वो एक सेंटेंस में 2 या 3 टाइप से यूज किया जा सकता है। रादर जहां पे पहला आप क्या है, एक चुनाव के लिए, ऑप्शंस के लिए, अपने लाइकनेस के लिए, जैसे कि आई वुड रादर टू टेक टी, मुझे चाय लेना पसंद होगा, मैं चाय लूंगा, इस तरीके से। एक रादर जो आप यहाँ पे देख सकते हैं एडवर्ब के रूप में, इसका मतलब समझते हैं, फिर मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करूंगा इसको। द क्रिकेटर डिड नॉट कम आउट विक्टोरियस, यहाँ पे क्रिकेटर्स की जीत नहीं है, वो जीत कर बाहर नहीं निकले, येट फिर भी दे वर नॉट डिसअपॉइंटेड, वो डिसअपॉइंटेड नहीं थे, निराश नहीं थे, हताश नहीं थे, रादर सेटिस्फाइड, इसके बजाय वो क्या थे, रादर यहाँ पे क्या हो गया, इसके बजाय, इंस्टेड कह सकते हैं, इसके बजाय ये सेटिस्फाइड थे, बिकॉज दे हैड प्लेड वेल, क्योंकि उन लोगों ने बहुत ही अच्छा खेला था, यानी कि उनका एफर्ट्स बहुत अच्छा रहा था, ठीक है। तो ये इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हो गया, ठीक है। तो रादर का मैंने पहला यूज बताया कि आप वुड के साथ रादर का यूज करते हैं जहां पे चॉइस की बात होती है, ठीक है। यहाँ पे आपने देखा है कि एडवर्ब की तरह यूज किया गया है, जो कि आप क्या है, एडजेक्टिव के पहले यहाँ पे यूज किया गया है रादर का, ठीक है, इस तरीके से। और एक रादर जो है प्रेफरेंस के रूप में है, या कंपैरिजन तो नहीं कह सकते, प्रेफरेंस का, जैसे कि आई विल टेक टी रादर रादर कॉफी, ठीक है। तो रादर का यूज जो है ये 2-3 तरीके से, यहाँ पे क्या है, ये चॉइस के रूप में भी कह सकते हैं, या कंपैरिजन के रूप में भी कह सकते हैं इसको। तो रादर का हम लोग 3 तरीके से सेंटेंस से यूज कर सकते हैं। मैं आपके लिए रादर के ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो जरूर लेकर आऊंगा, जहां पे मैं इसके सारे फॉर्म्स को एक्सप्लेन करूंगा, ओके। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी मैं इस पे एक सेशन लेकर आऊं, ओके। चलिए फिलहाल आज का जो आंसर है हमारा कौन सा है, फर्स्ट क्वेश्चन का नंबर 1, जहां पे केम की जगह पे कम होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। He complained to the police that his briefcase had been stolen and that was lifted without any money. 5वां हमारा नो एरर है। तो चलिए एक एक करके सेंटेंस को क्लैरिफाई करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, तभी हमारा एरर कहां पे है पता चलेगा, ओके। He complained to the police, ही सब्जेक्ट है, ये V2 है, ये मेन वर्ब है, ओके। ध्यान रखेंगे ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। कंप्लेंट टू दी पुलिस, ये टू यहाँ पे क्या है, प्रपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट क्या है हमारा पुलिस, डिटरमिनर है, ध्यान रखिएगा, पुलिस यहाँ पे नाउन है, ये पूरा ही हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव केस है। दैट यहाँ पे कंजंक्शन है, एक रिलेटिव प्रोनाउन की तरह, ठीक है, कंजंक्शन। दैट हिज ब्रीफकेस हैड बीन स्टोलन, हिज यहाँ पे डिटरमिनर है, ब्रीफकेस नाउन है, दोनों ही आपका सब्जेक्ट हो गया। हैड यहाँ पे क्या हेल्पिंग वर्ब, बीन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, स्टोलन यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब, जो कि पास्ट पार्टिसिपल है, V3 फॉर्म में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब ये पैसिव वॉइस में है, आप देख सकते हैं हैड बीन स्टोलन, उसे चुरा लिया गया,
चुरा लिया गया था। उस ब्रीफकेस को, ब्रीफकेस यानी सूटकेस या बैग कह सकते हैं, उसको चुरा लिया गया था। एंड दैट वाज, फिर से क्या है, दैट किसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन है, फिर से ये दैट किसके लिए है, इस ब्रीफकेस के लिए है, ठीक है। दैट वाज, फिर से यहाँ पे एक वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, दैट वाज लिफ्टेड, ये मेन वर्ब, फिर से पैसिव वॉइस विदाउट एनी मनी, विदाउट यहाँ पे प्रेपोजिशन है, एनी यहाँ पे डिटर्मिनर है, और मनी यहाँ पे फिर से एक नाउन है, और ये दोनों ही क्या है, इस विदाउट का प्रेपोजिशन का क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसे कह सकते हैं ये एक नाउन क्लॉज के रूप में क्या है, एक ऑब्जेक्टिव केस में है, ठीक है, एनी मनी। अब यहाँ पे देखते हैं कि इधर कहाँ वाले पार्ट में है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, फिर से यहां से शुरू करते हैं। ही कंप्लेंट टू द पुलिस, उसने पुलिस से अपनी शिकायत की उसका बैग चुरा लिया गया, ठीक है, उसका बैग चोरी हो गया, चुरा लिया गया। एंड दैट वाज, और वो बैग जो है, दैट किसके लिए है, बैग के लिए, दैट वाज लिफ्टेड, लिफ्टेड। अब यहां पर जो हमारा वर्ब है लिफ्टेड, लिफ्ट का मतलब होता है उठाना, ठीक है, लिफ्ट का मतलब होता है उठाना, एंड लिफ्टेड, जबकि यहां पे होना चाहिए था लेफ्ट। चलिए मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं कि यहां पे जो इसका आंसर होना चाहिए था लेफ्ट, LEFT, लेफ्ट का मतलब लीव का सेकंड फॉर्म होता है लेफ्ट, लीव, लेफ्ट, लेफ्ट, लिविंग, लीव्स, ऐसे करके, ठीक है। तो लेफ्ट यहाँ पे सही जो मीनिंग होना चाहिए था, सही जो वर्ड होना चाहिए था, वो क्या होना चाहिए था, लेफ्ट। अब इसका मीनिंग से क्या होता है आप समझिए, उसने कंप्लेन की पुलिस से कि उसका बैग चुरा लिया गया, एंड दैट वाज लेफ्ट विदाउट एनी मनी, और उसमें अब उसके पास कोई पैसा नहीं है, दैट वाज लेफ्ट, यानी कि अब क्या है, उसके पास कोई पैसा नहीं, कोई पैसे नहीं है उसके पास, विदाउट एनी मनी, ठीक है। अब यहाँ पे उठा लिया गया बिना पैसे के, ये थोड़ा सेंस नहीं बनता, तो यहाँ पे से जो एग्जैक्ट जो वर्ड होना चाहिए दैट इज लेफ्ट। अब कंप्लेन की बात करते हैं, कंप्लेन टू समबडी, ठीक है, यहां पे इसका एक देख लीजिए, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। कंप्लेन के साथ इसका सिंटेक्स समझ लीजिए, कंप्लेन टू समबडी अबाउट समथिंग, इस तरीके से सिंटेक्स स्ट्रक्चर इसका क्या था, कंप्लेन टू समबडी अबाउट समथिंग, किसी को कंप्लेन करना किसी चीज के बारे में। इसका एक पहला और दूसरा इसका क्या है, कंप्लेन, कंप्लेन के साथ विद का भी हो जाता है, जैसे कि क्या, आई कंप्लेन विद माई फ्रेंड्स, आई कंप्लेन विद माई फ्रेंड्स अबाउट हिज सिन, हिज एरर, हिज मिस्टेक्स, ऐसे करके। तो कंप्लेन के साथ टू भी लगता है, कंप्लेन के साथ अबाउट भी लगेगा, लेकिन टू समबडी के बाद अबाउट, कंप्लेन अबाउट समथिंग और अबाउट समबडी, समथिंग और समबडी। कंप्लेंट के साथ विद का भी यूज होता है, आप ये ध्यान रखिएगा, ये 2-3 तरीके से हम लोग यूज करते हैं। आई होप कि क्लियर होगा। आगे चलते हैं, थर्ड नंबर, कैन आई, ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी दिया गया है, ठीक है। कैन आई, ये एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, और आई सब्जेक्ट है, कैन एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। लेंड योर बुक फॉर एन आवर प्लीज, क्या मैं तुम्हारा बुक उधार ले सकता हूं 1 घंटे के लिए, कृपया क्या मैं तुम्हारा बुक उधार ले सकता हूं 1 घंटे के लिए। अब यहां पे देखिए, कैन सब्जेक्ट और उसके बाद V1 सही है। योर बुक यहाँ ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है। फॉर यहाँ पे प्रपोजिशन है, राइट, प्रपोजिशन को ऑब्जेक्ट चाहिए, एंड आवर क्या है, ऑब्जेक्ट है, जहां पे आवर नाउन है, एंड क्या है, डिटर्मिनर है, ये पूरा सही है। लेकिन यहाँ पे जो इधर है वो लैंड वाले पार्ट में है। लैंड का मतलब होता है उधार देना, जबकि यहाँ पे उधार मांगने की बात हो रही है, उधार यानी बुक लेने की बात हो रही है, ना कि देने की बात हो रही है। आई होप इट इज क्लियर। तो यहाँ पे लैंड की जगह पे क्या होना चाहिए, बोरो, ठीक है, लैंड की जगह पे क्या होना चाहिए था, मैं इसको हटा के लिख देता हूँ, ये V1 है, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, बोरो, तब ये इसका आंसर सही होता। तो हमारा ईयर किस वाले पार्ट में है, सेकंड वाले पार्ट में, यानी हमारा ईयर कौन से वाले पार्ट में है, सेकंड वाले पार्ट में, और इस वाले में किसमें था हमारा ईयर, थर्ड वाले पार्ट में, ध्यान रखिएगा, इसमें था फर्स्ट वाले में, थर्ड वाले में एंड सेकंड वाले में। ओके, आई होप इट इज क्लियर।
ये सेंटेंस काफी आसान था, बस आपको लेंथ का मतलब फाइंड आउट करना था कि इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। ओके, चलिए 4th नंबर सेंटेंस पे चलते हैं। द मैनेजर कॉल्ड द क्लर्क, द मैनेजर कॉल्ड द क्लर्क एंड सेड whether he was in the habit of sleeping at home as well। यानी कि मैनेजर ने क्लर्क को बुलाया और उससे पूछा क्या तुम्हारी आदत है घर में भी सोते रहने की, ठीक है, तुम्हारी हैबिट है, आदत है सोते रहने की। तो आप अगर आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ा होगा तो आप देख सकते हैं कि ये डायरेक्ट स्पीच है। अगर इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदले तब यहाँ पे क्या होता, चलिए इसको मैं अभी पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलिए मैं इसको लिख ही देता हूँ। तब यहाँ पर ब्रदर की जगह पे क्या होता, आर यू इन द हैबिट, यहां से लेके ये पूरा पार्ट यहां तक हो जाता। आर यू इन द हैबिट ऑफ स्लीपिंग एट होम एज वेल। अब देखिए, अब ये इनडायरेक्ट स्पीच को डायरेक्ट स्पीच में बदला गया है। तो अब यहाँ पे देखिए हमारी गलती कहां पे, इधर कहां पे, यहाँ सेंटेंस में द मैनेजर कॉल्ड द क्लर्क, यहाँ पे द मैनेजर सब्जेक्ट है, कॉल्ड यहाँ पे V2 है, मेन वर्ब है, पास्ट इंडेफिनिट का है, ठीक है। द क्लर्क इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। क्लर्क यहाँ पे क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है, द डिटरमिनर है। द मैनेजर कॉल्ड द क्लर्क, मैनेजर ने क्लर्क को बुलाया एंड सेड, यहाँ पे सेड के जगह पे क्या होना चाहिए था, आस्क्ड होना चाहिए था। यस, यहाँ पे सेड के जगह पे क्या है, आस्क्ड, क्योंकि पूछने की बात की जा रही है। सेड सिंपली एक स्टेटमेंट रहता है, जबकि यहाँ पे पूछने की बात है। द मैनेजर कॉल्ड द क्लर्क एंड आस्क्ड whether he was in the habit of sleeping at home as well। अब थोड़ा सा यहाँ पे इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच को भी समझते हैं। अगर आर यू अगर होता है तब हम इस वाले में क्या सिंपल, जब यस नो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आई होप इट इसलिए जो मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं कि जब हेल्पिंग वर्ब पहला था सिंपल यस और नो क्वेश्चन, तब उसके साथ हम लोग क्या लगाते हैं, इफ या वेदर का यूज करते हैं। यानी कि क्या करते हैं, इफ या वेदर का यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा। तब वहां पर हम लोग वेदर या इफ दोनों में से किसी का यूज करते हैं। अगर यहाँ पे इफ भी होता तब भी सेंटेंस सही होता, लेकिन यहाँ पे वेदर है तब भी ये सही है। वेदर, यू क्या है, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो द क्लर्क है यानी सिंगल पर्सन, तब इसके लिए सब्जेक्ट क्या आया, ही आया, ठीक है। चूंकि ये पास्ट में है रिपोर्टिंग वर्ब, तो यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो वर्ब है वो भी पास्ट में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे ही है तो वॉज होगा, अगर यू होता तो वर्ड होता, चूंकि ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ड होगा, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पे क्या है, ही यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, वॉज इसका लिंकिंग वर्ब, वॉज इन द हैबिट ऑफ, इन प्रपोजिशन है, और द हैबिट फिर से यहाँ इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और फिर से प्रपोजिशन है, और प्रपोजिशन के बाद स्लीपिंग एक जेरेंट फॉर्म में है, लेकिन ये क्या है, नाउन है, ठीक है। और ये इस ऑफ का यानी इस प्रपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट है। आई होप इट इज क्लियर। एट फिर से प्रीपोजिशन है, और इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे होगा, ठीक है। एज वेल, एज वेल का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ऑल्सो या टू, जो कि क्या है, एक एज एडवर्ब यहाँ पे वर्क कर रहा है, ठीक है। क्या है, एज एडवर्ब यहाँ पे वर्क कर रहा है। तो हमारे इधर किस वाले पार्ट में था, ये वाला पार्ट यानी सेकेंड पार्ट हमारा इधर किस वाले पार्ट में था, सेकेंड वाले पार्ट में, ठीक है। ध्यान रखिए यहाँ पे सेड के जगह क्या होना चाहिए था, आस्क्ड होना चाहिए था। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, फिफ्थ नंबर। द टेलीस्कोप वाज डिस्कवर्ड बाय गैलीलियो। तो यहाँ पे फोर्थ है, दिस टेलीस्कोप वाज डिस्कवर्ड, खोजा गया। ये पैसिव वॉइस में, ध्यान रखिएगा ये पैसिव वॉइस में है। द टेलीस्कोप यहाँ पे सब्जेक्ट है, राइट। द डिटरमिनर वाज यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। डिस्कवर्ड यहाँ पे आपका V3 है, जो कि पास्ट इंडेफिनिट का ये पैसिव वॉइस है, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट का ये सिंपल पास्ट का ये पैसिव वॉइस है। वाज डिस्कवर्ड बाय गैलीलियो, हालांकि ये सेंटेंस सही है, लेकिन इधर किस वाले पार्ट में है, टेलीस्कोप को ढूंढा नहीं गया, उसको खोज नहीं किया गया, उसको बनाया गया। तो यहाँ पे डिस्कवर्ड की जगह पे क्या होना चाहिए था, इन्वेंटेड होना चाहिए था। यहाँ क्या होना चाहिए था, इन्वेंटेड होना चाहिए था। डिस्कवर्ड की जगह पे क्या होना चाहिए था, इन्वेंटेड। क्योंकि डिस्कवर हम किस चीज को करते हैं, जो चीजें अवेलेबल हैं इस धरती पे, मिनरल्स और भी बहुत सारी चीजें जो यहाँ पे अवेलेबल है, उसको हम लोग डिस्कवर करते हैं, खोज करते हैं। इन्वेंट का मतलब आविष्कार करना, नई चीजों को बनाना। सो दैट इज कॉल्ड, दैट्स व्हाई
द राइट ऑप्शन विल बी इन्वेंटेड। ओके, तो हमारा आंसर यानी कि हमारा रॉन्ग कौन सा ऑप्शन था, इधर वाला पार्ट, वो सेकंड नंबर था। आई होप इट इज क्लियर। ये बहुत ही आसान है यहाँ इसको समझना, बस आपको वर्ब पे ध्यान देना है। चलिए, आई थिंक कि आपने 6 नंबर और 7 नंबर को आइडेंटिफाई कर लिया होगा इरेक्स को। चलिए देखते हैं। द बुक ऑन पॉलिटिकल साइंस bought in the market recently is really an asset. Okay, the book on the political science, ये पूरा जो आप देख रहे हैं यहां तक, ये पूरा जो क्या है, ये सब्जेक्ट है। ठीक है, ये पूरा का पूरा आपका सब्जेक्ट है, जो कि एक नाउन फ्रेज है। सब्जेक्ट का किस रूप में है, नाउन फ्रेज में है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि द बुक यहाँ पे क्या है, एक नाउन है, ऑन प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल यहाँ पे एडजेक्टिव है, ध्यान रखिएगा। पॉलिटिकल यहाँ पे एडजेक्टिव है और साइंस यहाँ पे क्या है, नाउन है, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, नाउन है। फिर से ये ऑन क्या है, यहाँ पे प्रपोजिशन है और इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या है, ये दोनों, पॉलिटिकल साइंस। द बुक यहाँ पे क्या है, ये एक नाउन है और ये डिटर्मिनेंट। आई होप इट इज क्लियर। ये बार मैं हर सेंटेंस में आपको एक्सप्लेन करता हूं ताकि आपके दिमाग में ये सारी चीजें बैठ जाएं। आप जब किसी चीज को लगातार बार बार देखते हैं तो वो आपके दिमाग में, मेमोरी में फिक्स हो जाता है। ओके, तो आप देख सकते हैं ये एडजेक्टिव है और ये साइंस यहाँ पे क्या है, नाउन है। ये पूरा का पूरा हमारा क्या है, ये सब्जेक्ट है और ये नाउन फ्रेज के रूप में है। ओके, अब इसका इस पूरे का मेन वर्ब आपका क्या है, यहाँ पे है मेन वर्ब, जो कि पास्ट इंडेफिनिट में है। आज जितने भी सेंटेंसेस हम लोगों ने देखे हैं, ये छठा सेंटेंस है, ये सारे ही क्या है, पास्ट इंडेफिनिट पर ही बेस्ड है। ओके, इन यहाँ पे क्या है, प्रपोजिशन है। प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या है, द मार्केट, ये इसका ऑब्जेक्ट है। ओके, रिसेंटली क्या है, रिसेंटली एक एडवर्ब है। ठीक है, इज यहाँ पे क्या है, चूंकि आप देख सकते हैं, द बुक ऑन पॉलिटिकल साइंस बॉट इन द मार्केट रिसेंटली इज रियली एन एसेट। इज यहाँ पे लिंकिंग वर्ब, रियली फिर से क्या है, एक एडवर्ब है। एंड क्या है, डिटर्मिनर है और ये क्या है, नाउन है। फॉर यहाँ पे क्या है, ये एक प्रपोजिशन है। ऑल कॉलेज, तो कॉलेज यहाँ पे नाउन है, ऑल यहाँ पे क्या है, डिटर्मिनर, ये इसका ऑब्जेक्ट है, प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ऑल कॉलेज। ठीक है, ऑल कॉलेज स्टूडेंट्स। चलिए, ऑल कॉलेज स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्टूडेंट्स भी नाउन है, कॉलेज स्टूडेंट्स कंपाउंड नाउन के रूप में इसको लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ इस सेंटेंस को समझते हैं। द बुक ऑन पॉलिटिकल साइंस बॉट इन द मार्केट, यानी कि इसको रिसेंटली का मतलब होता है हाल फिलहाल इसको मार्केट में लाया गया है। साइंस के आधारित, साइंस पर जो आधारित बुक है, पॉलिटिकल साइंस पर आधारित, उसको मार्केट में लाया गया है और इज रियली एन एसेट, और वाकई में क्या है, एसेट, यानी कि महत्वपूर्ण किताब है, बहुत ही ज्यादा क्या है, फ्रूटफुल किताब है। फॉर ऑल कॉलेज स्टूडेंट, सारे कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए। अब यहाँ पे ब्राउट कहने का मतलब कोई चीज लाना है। ब्रीड का सेकंड फॉर्म होता है ब्राउट, किसी चीज को किसी जगह से लाना, किसी चीज को किसी जगह से लाना। लेकिन यहाँ पे इसका ये एक एप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है। ब्राउट के जगह पे यहाँ पे इंट्रोड्यूस्ड होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, इंट्रोड्यूस्ड होना चाहिए था। क्योंकि जब भी कोई चीज मार्केट में नहीं आती है, स्पेशली बुक या कोई मैकेनिकल थिंग्स, उसको इंट्रोड्यूस्ड किया जाता है मार्केट में, उसकी शुरुआत होती है, उसको लाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे इंट्रोड्यूस का जो एप्रोप्रिएट वर्ड होगा वो क्या होगा, इंट्रोड्यूस्ड। तो हमारे इधर कौन वाले पार्ट में है, सेकंड नंबर वाले पार्ट में है, इस वाले पार्ट में इधर है। इस सेंटेंस को चाहे तो आप एक और तरीके से भी लिख सकते हैं। द बुक ऑन द पॉलिटिकल साइंस is really an asset for all college students that introduced in the market recently। तो यहाँ पे इस सिचुएशन में क्या होता है, हमें कंजंक्शन का यूज करना पड़ता है, राइट। चलिए, ये सेंटेंस हालांकि दोनों तरीके से ही सही है। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। चलिए लास्ट सेंटेंस देखते हैं। While going through the report yesterday, I found several factual mistakes। यहाँ पे सेंटेंस देखते हैं। अब यहाँ जो सेंटेंस की स्टार्ट ही हो रही है वो किससे हो रही है, एक कंजंक्शन से हो रही है। ठीक है, एक कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है। और आप जानते हैं कि वाइल के साथ जब भी हम यूज करते हैं तो ये 2-3 तरीके से यूज होता है। ये आपका V4 है। ठीक है, वाइल का एक पार्ट में क्या है, जब V4 का यूज
तब करते हैं टू से बिफोर या जेरेंट का यूज तब करते हैं जब एक ही समय पे एक ही टाइम पे जब दो अलग अलग काम हो रहे हो लेकिन एक ही समय पे, तब उस केस में वाइल के साथ क्या है हम लोग बिफोर का यूज करते हैं। चलिए सेंटेंस से समझते हैं। While going through the report yesterday, I found several factual mistakes. यानी कि जब मैं कल रिपोर्ट पढ़ रहा था, गोइंग थ्रू का मतलब क्या हो गया, माइन्यूटली, ध्यान से पढ़ना, एक एक लाइन पढ़ना, दैट्स कॉल्ड गोइंग थ्रू। यानी कि माइन्यूटली लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन रीड करने को क्या बोलते हैं, गोइंग थ्रू। ठीक है। While going through the report yesterday, जब मैं कल रिपोर्ट पढ़ रहा था, I found several factual mistakes. और मैंने क्या वहां पे बहुत सारे फैक्चुअल जो फैक्ट से रिलेटेड मिस्टेक्स गलतियां हैं मुझे वहां पे मिले। ठीक है, मैंने वहां पे पाया, ढूंढा। तो आप देख रहे हैं एक तरफ रीड किया जा रहा है उस पेपर को और वहीं दूसरी तरफ क्या है, एक ही टाइम पे दो क्या है, पढ़ना और उस मिस्टेक्स को फाइंड आउट करना। ये एक ही समय पर दो अलग अलग स्टेटमेंट को दिखा रहा है, हालांकि काम एक ही चीज एक ही है वहां पे, उसको उस रिपोर्ट को रीड करना और उसकी गलतियों को ढूंढना। आप भी समझ सकते हैं कि एक ही समय पर दो काम किए जा रहे हैं। तो इस केस में while का यूज करते हैं। ठीक है, तो while going through the report yesterday I found several factual mistakes। V4 है यहाँ पे, हालांकि यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट चाहे तो आप यहाँ I लगा सकते थे। While I was going through the report yesterday I found several mistakes। चूंकि यहाँ पे दोनों का सब्जेक्ट एक ही है, इसलिए क्या है, जो एक डिपेंडेंट क्लॉज है, ये डिपेंडेंट क्लॉज है, यहां से I को हटा दिया गया, ओमिटेड कर दिया गया, हटा दिया गया। ओके, गोइंग थ्रू क्या है, गोइंग थ्रू एक कह सकते हैं फ्रेजल वर्ब है। ठीक है, द यहाँ पे डिटर्मिनर है, रिपोर्ट यहाँ पे नाउन है। हालांकि थ्रू यहाँ पे क्या है, थ्रू आप इसको एक प्रपोजिशन मान सकते हैं। ठीक है, प्रपोजिशन मान सकते हैं प्रपोजिशन ये, और इसका ऑब्जेक्ट आपका क्या होगा, ये द रिपोर्ट। ठीक, यस्टरडे क्या है, ये एक एडवर्ब ऑफ टाइम को दिखाता है। ठीक है, यस्टरडे कल की बात, बीते हुए कल के बारे में बताता है। आई फाउंड इट, यहीं पर हमारा मिस्टेक है, फाउंडेड नहीं होता, फाउंड होता है। फाइंडिंग, फाइंड्स, फाउंडेड कभी नहीं होता। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाउंड। यहाँ पे इधर क्या है, फाउंडेड नहीं होगा, क्या होगा, फाउंड, जो कि V2 है, पास्ट इंडेफिनिट का टेंस। ठीक है, सेवरल यहाँ आपका डिटर्मिनर हो गया। सेवरल जब भी अपने बार लेगा कोई काउंटेबल नाउन लेगा, यानी कि प्लूरल काउंटेबल नाउन, ध्यान रखिएगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन लेगा तो फैक्चुअल यहाँ पे क्या है, ये एडजेक्टिव है, मिस्टेक्स यहाँ पे नाउन। आप देख सकते हैं कि एस और एस लगा हुआ है, तो ये क्या है आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन है, जो कि अभी मैंने यहाँ पे जिक्र किया। ठीक है, तो सेवरल अक्सर अपने बात क्या लेता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन को, जो कि मिस्टेक्स यानी कि बहुत सारी गलतियों की बात की जा रही है, प्लूरल है। ठीक है, उसको काउंट भी किया जा सकता है। तो ये आपका हो गया एक सेंटेंस का यानी वर्ड क्लासिफिकेशन, जो कि मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया। तो हमारा एरर किस वाले पार्ट में था, यानी कि थर्ड नंबर, हमारा एरर किस में है, थर्ड नंबर वाले में। तो इस तरीके से क्या है, आज के सेशन में हम लोगों ने देखा कि वर्ब पे आधारित, आज के सेशन में वर्ब पे आधारित हम लोग ने एरर्स को फाइंड आउट किया, और साथ ही साथ हर सेंटेंस के वर्ड क्लास को भी देखा, उस पर एक अच्छे से ऑब्जर्व किया, ताकि हम अपने मिस्टेक्स को काफी आसानी से क्या है, एरर्स को पहचान सकें। ओके, इसी तरीके से आपके जो क्वेश्चंस हैं आपके बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, एनडीए और भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, जहां पर आप थोड़ा सा भी आपके पास अगर ग्रामर का बेसिक नॉलेज भी है, कॉन्सेप्ट भी है, तो आप आसानी से क्या है इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही कम समय में। और प्रैक्टिस मेक्स प्रोग्रेसिव, तो ये हम लोग जानते ही हैं कि प्रैक्टिस से प्रोग्रेस होता है, परफेक्ट नहीं होता, प्रोग्रेस होता है। हम लोग और अच्छा करने की कोशिश करते हैं और अच्छा करते भी हैं। ओके, तो इसी तरीके से मेरे सेशंस को देखते रहिए। मैं आगे आने वाले सेशंस में और भी बहुत सारे वीडियोस लाने वाला हूँ, सेशंस लाने वाला हूँ, अलग अलग टॉपिक्स पे, अलग अलग एक्सरसाइज जो हर एक टॉपिक पे आधारित होगा। ओके, तो आई होप कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। इफ यू लाइक माई वीडियोस वे ऑफ एक्सप्लेनेशन, so please subscribe my channel, hit the icon bell and
share my videos as much as possible. So that's all for the day. We'll meet in next class, next session with a new topic. And till then, good night.